वेलकम टू सिटी क्लासेस। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है गवर्नर जनरल और वायसराय। आधुनिक भारत में जो गवर्नर जनरल और वायसराय का जो टॉपिक है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह काफ़ी बार एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग्स के विषय में। तो वारेन हेस्टिंग का जो समय अवधि था वह था 1773 से 1785 ईस्वी। यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। साथ ही रेगुलेटिंग एक्ट और घेरे की नीति भी इन्हीं के समय में पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। घेरे की नीति, जिसको रिंग फेंस नीति भी कहते हैं, यह भी क्या हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स से ही संबंधित है। साथ ही कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना वारेन हेस्टिंग के टाइम में ही हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक चला, यह भी युद्ध वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ और साथ ही सालाभाई की संधि, यह भी वारेन हेस्टिंग से संबंधित है और इनको ही भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो वारेन हेस्टिंग से हम लोग जो अभी पॉइंट को पढ़े हैं इसी से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी पॉइंट को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट के विषय में। तो नेक्स्ट है हम लोग का लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम अवधि है वो है 1786 से 1793 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 ईस्वी तक चला और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी 1792, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। और साथ ही जो अस्थाई बंदोबस्त हुआ था 1793 में, तो इसका शुरुआत भी जो कौन किए थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस किए थे। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई और वहां पर ही उसकी कब्र स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। साथ ही इनको जो है भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। तो अभी हम लोग दो टॉपिक को पढ़ लिए, एक पढ़े वारेन हेस्टिंग्स और दूसरा पढ़े लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। साथ ही रेगुलेटिंग एक्ट और घेरे की नीति, रिंग फेंस नीति, यह संबंधित है किससे, तो वारेन हेस्टिंग्स से। साथ ही यह क्या थे, तो भारत में न्यायिक सेवा के जनक थे। दूसरा जो पढ़ रहे हैं हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय का इंपॉर्टेंट एक चीज है अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त का शुरुआत इन्हीं के टाइम में हुआ था और भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली का समय अवधि होता है 1798 से 1805 ईस्वी, ठीक है। और इनके समय में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज हुआ था वो हुआ था सहायक नीति का शुरुआत। तो सहायक नीति का शुरुआत 1798 ईस्वी में होता है और किनके काल में होता है, तो लॉर्ड वेलेजली का काल में होता है। तो अब देखिए सहायक नीति के द्वारा सबसे पहले हैदराबाद को 1798 से 1800 ईस्वी के बीच में मिला लिया गया, फिर मैसूर को मिलाया गया, तंजौर को, अवध को, पेशवा को, भोसले को और सिंधिया को। तो इनको क्या करता है, एक सीक्वेंस में डाल के आपको मिलाने के लिए कहेगा कि सहायक नीति में सबसे पहले किस राज्य को मिलाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला कौन था, तो हैदराबाद, दूसरा था मैसूर, तीसरा था तंजौर और चौथा था अवध। 4 क्रम तो निश्चित आप याद रखिए ही रखिए, ठीक है। आगे देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में एवं बसीन की संधि 1802 ईस्वी में, इसका भी संबंध किससे है, तो लॉर्ड वेलेजली से है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1805 ईस्वी के अवधि में हुआ था, इनका भी संबंध लॉर्ड
वेलेजली से। साथ ही कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन किए थे? तो लॉर्ड वेलेजली किए थे। तो लॉर्ड वेलेजली से यह इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आप लोग अभी डिस्कस किए। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो समय अवधि होता है वो होता है 1813 से 1823। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 19 के बीच में हुआ था के बाद हस्तक्षेप की नीति जो है यह लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। 1818 में इन्होंने ने पेशवा की पदवी को समाप्त कर दिया। साथ ही आंग्ल नेपाल युद्ध भी जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है और आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 1816 तक चला था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, बम्बई एवं मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया जाना और यह कब हुआ था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों प्रांतों में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करना। तो यह जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 पॉइंट जो है यह काफ़ी वीवीआई है जो वारेन हेस्टिंग्स से एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में महलवाड़ी व्यवस्था और जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था इसके विषय में भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे इनका समय अवधि होता है 1828 से 1835 ईस्वी का। साथ ही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो उस समय क्या हुआ था कि एक नया नियम लाया गया। इसके तहत क्या किया गया, 1833 का वो चार्टर एक्ट नियम था, इसके द्वारा जो बंगाल की गवर्नर थी उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यह बंगाल की गवर्नर थे और इनको क्या बनाया गया, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। साथ ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस प्रकार 1833 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ और बेंटिक ने कर्नल स्लीमेन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जैसे हो गया सती प्रथा के विषय में कि इसको नियम 17 के द्वारा उन्मूलन किया गया था। कौन किए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक किए थे। साथ में चार्टर एक्ट के विषय में। और तीसरा आ जाता है यहाँ कि इनके ही कार्यकाल में क्या हुआ था, तो ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था कर्नल स्लीमेन की सहायता से। कब? तो 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं लॉर्ड एलन बारो। तो लॉर्ड एलन बारो का जो समय अवधि होता है वो होता है 1842 से 1844 ईस्वी। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है लॉर्ड एलन बारो के समय में ही समाप्त हुआ था। साथ ही सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज में मिला लिया गया और 1843 ईस्वी में ही दास प्रथा का उन्मूलन 1843 के एक्ट 5 के द्वारा हुआ। तो लॉर्ड एलन बारो से आप इस पॉइंट को निश्चित याद रखिए कि दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन बारो के द्वारा हुआ था और किस एक्ट के तहत हुआ था, तो 1843 का एक्ट 5 के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी का जो समय अवधि था वो था 1848 से 1856। ठीक है।
साथ में इसका ईस्वी को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि उसके बाद जो है शासन जो है वो ब्रिटिश क्राउन के तहत चले जाता है, कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लॉर्ड डलहौजी के विषय में पढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ और 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद क्या हुआ कि पंजाब को क्या किया गया, तो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। और इन्होंने ही व्यापगत जो सिद्धांत लागू हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लागू किया गया था। और व्यापगत सिद्धांत के द्वारा सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, इसको क्या किया गया, व्यापगत सिद्धांत के अलावा ब्रिटिश राज में मिलाया गया। तो सतारा को जो है यह मिलाया गया था 1848 में, जैतपुर संबलपुर जो है इसको 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। इन पे जो है कुशासन का आरोप लगा था, अर्थात गलत नीति के द्वारा गलत तरीका से इन्होंने इस सभी को ब्रिटिश राज में मिलाया था। साथ ही यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानने योग्य है कि भारत में रेलवे का जनक 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पर रेल परिचालन और साथ ही 1854 ईस्वी में कलकत्ता एवं रानीगंज के बीच सेकेंड ट्रेन का परिचालन भी जो परिचालन हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहा जाता है। रेलवे लाइन का जो भारत में जो रेलवे लाइन है ये इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम बार शुरुआत हुआ था। साथ ही भारत में पहली बार PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। तो यहाँ पर इस पॉइंट को जान लीजिए, व्यापगत सिद्धांत और प्रथम रेलवे के विषय में, साथ ही PWD के बारे में कि यह तीन जो मुख्य इंपोर्टेंट काम इनके कार्यकाल में हुआ था। इनके कार्यकाल में और भी बहुत सारे चीज हुए थे, लेकिन यह जो पॉइंट आपको बताया जाता है यहाँ पर जो बता रहे हैं, यह पॉइंट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का जो समय अवधि होता है वो होता है 1856 से 58 ईस्वी, पुनः 1858 से 62 ईस्वी। तो पहले तो ये 1856 से 58 ईस्वी इनका जो है कार्यकाल 2 वर्ष का रहा, फिर इसके बाद इनका कार्यकाल बढ़ता है 1858 से 1862 ईस्वी। तो लगभग 6 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। तो यहाँ पर समझने की चीज़ है, सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि गवर्नर हुआ कौन हुआ, तो बंगाल के गवर्नर थे कौन, वारेन हेस्टिंग्स। तो वहाँ से वो आते हुए और 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को भारत का क्या किया जाता है, तो गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब जैसे ही हम लोग लॉर्ड कैनिंग के समय में आते हैं तो गवर्नर जनरल को क्या किया जाता है, उसके स्थान पे एक नया शब्द आ जाता है कौन, तो वायसराय। तो यहाँ पर क्या होता है, इससे पहले जो शासन चल रही थी वो कंपनी का शासन चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1857 के बाद जो यह शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के तहत चले जाता है और वहाँ से ही यह वायसराय की पदवी लागू किया जाता है। ठीक है, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था और 1857 में कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के समय में हुआ था। कंपनी का शासन यहाँ पर अंत हो जाता है इनके कार्यकाल में और मुगल सम्राट का पद को भी समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो 1869 से 1872 ईस्वी का था। 3 साल का इनका कार्यकाल रहा।
साथ ही यहाँ से 2 से 3 पॉइंट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है कि 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो बना वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में बना, और 1865 में कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वह भी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और साथ ही भारत में प्रथम जनगणना जो है वह भी किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुआ था। तो यह तीनों पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में जो उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था यह भी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, और प्रथम जनगणना भी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लॉर्ड लीटन। तो लॉर्ड लीटन का समय अवधि होता है 1876 से 1880 ईस्वी। तो 1878 में रिचर्ड स्टर्जी की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति हुई थी। तो 1878 में रिचर्ड स्टर्जी के अध्यक्षता में क्या हुआ था, तो प्रथम अकाल आयोग का नियुक्ति हुआ था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 ईस्वी में पारित हुआ था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश में होने वाला वज्रपात का संज्ञा दिया था। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 में जो हुआ तथा वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 में हुआ था। सिविल सेवा की प्रवेश परीक्षा में अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। तो यहाँ पर 3 पॉइंट को आप इम्पोर्टेंट मानिए। फर्स्ट है 1878 में रिचर्ड स्टर्जी की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का नियुक्ति हुआ था। दूसरा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह इस पे पारित हुआ था 1878 में, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको आकाश में होने वाले वज्रपात का। और तीसरा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सिविल सेवा की परीक्षाओं में प्रवेश परीक्षाओं में अधिकतम उम्र जो है वो 21 वर्ष से घटा के कितना कर दिया गया था, तो 19 वर्ष कर दिया गया। तो और किसके कार्यकाल में ये सारा चीज हुआ, तो लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है वो है 1880 से 1884 ईस्वी। जो नियमित जनगणना स्टार्ट हुई, जनगणना प्रथम बार लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में जनगणना सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड मेयो, मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम बार जनगणना स्टार्ट हुआ था। और उसी जगह हम लोग क्या देख रहे हैं कि लॉर्ड रिपन के समय में इसको नियमित कर दिया गया। तो यह अब यहाँ से नियमित फॉर्मेट में चलता है। तो नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड रिपन, और स्टार्ट जो हुआ था जनगणना वो हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पारित 1882 में, इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। चौथा पॉइंट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 को समाप्त कर दिया गया। और 2 फरवरी 1883 ईस्वी में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। इसे श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो इल्बर्ट बिल विद्रोह जो हुआ था, बिल विवाद जो हुआ था, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो 5 पॉइंट है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI है लॉर्ड रिपन से संबंधित में। विलियम हंटर आयोग की अध्यक्षता, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बंद किया था, समाप्त कर दिया था, नियमित जनगणना, ठीक है, और स्थानीय स्वशासन का जनक भी किसको बोला जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन का जो समय अवधि होता है वो होता है 1884 से 1886 ईस्वी। साथ ही डफरिन के समय में ही
A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना हुई थी और 1887 में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में यह दो इम्पोर्टेंट कार्य हुआ था। पहला था कांग्रेस का स्थापना और दूसरा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना। तो कांग्रेस का स्थापना 1885 में होता है A.O. ह्यूम के द्वारा और 1887 में डफरिन के कार्यकाल में ही क्या होता है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो एक वीडियो हम लाएंगे इसमें कांग्रेस का जो मुख्य अधिवेशन है उसके विषय में बताया जाएगा, साथ ही कांग्रेस का स्थापना और उसके अध्यक्ष और किस समय में कौन सा आंदोलन हुआ था, इन सभी को उस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का जो समय अवधि है वो है 1899 से 1905 ईस्वी और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही गठित आयोग। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो आयोग गठित हुए थे इसके विषय में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं। यह 5 थे, जैसे अकाल आयोग यह 1900 ईस्वी में लागू हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। सिंचाई आयोग 1900 ईस्वी में यह भी लागू हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। रेलवे आयोग 1901 ईस्वी में लागू हुआ था टॉमस रॉबर्टसन और पुलिस आयोग 1902 ईस्वी में एंड्रयू फ्रेजर। विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले। तो यह 5 आयोग जो है यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। साथ ही एक पॉइंट को और हम लोग देखते हैं कि 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसका स्वीकृति दे दी। तो बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था यह हुआ था 1905 में। कब, तो 19 जुलाई 1905 में। कौन किए थे, तो लॉर्ड कर्जन किए थे। ठीक है, और इसमें जो है ब्रिटिश सम्राट ने इसका घोषणा कर दी थी, मतलब आदेश पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनका कार्यकाल था 1905 से 1910 ईस्वी। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन मार्ले मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमान के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन का स्थापना। इनका एक ही पॉइंट यह है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। ठीक है, और इसी समय का एक इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्ले मिंटो सुधार। इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन आयोग, निर्वाचन क्षेत्र का स्थापना हुआ और मताधिकार का भी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय का जो समय अवधि था वो था 1910 से 1916 ईस्वी। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई तथा राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। तो पहले जो है भारत का राजधानी कहाँ था, तो बंगाल था, और लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में जो है बंगाल में कहा तो कोलकाता। तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में जो भारत का राजधानी था ये कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली ले जाने का जो है प्रस्ताव 1911 ईस्वी में पारित हुआ था और 1912 ईस्वी में भारत का जो राजधानी है वो दिल्ली को बना दिया गया। साथ ही 13 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया और इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी का सजा दिया गया। ठीक है, तो इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, जो बंगाल विभाजन को रद्द करने का घोषणा हुआ था, दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई तथा राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का घोषणा भी इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था और 1912 में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी भी लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में ही बना। नेक्स्ट पॉइंट, भारतवर्ष का नाम का उल्लेख हाथी गुफा
अभिलेख से प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास जो है V.S. स्मिथ ने तैयार किया। तो यहाँ से हम लोग लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 प्रश्न को जाने। सबसे पहले क्या जाने, इतिहास है क्या? दूसरा, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? प्राचीन इतिहास का वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? उत्कीर्ण चिन्ह, प्रागैतिहासिक खोज, और साथ ही प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कीर्ति है? चीनी यात्री जो भारत के वृत्तांतों को भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, और जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक उपलब्ध है, तो वहाँ पे आप लोग जाइए और श्री क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, तो आपको वहाँ पर जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग इतिहास। इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पे लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन का जो समय अवधि है वो है 1926 से 1931 ईस्वी। देशी रियायतों के संबंध में 1927 ईस्वी में हार्टोंग बटलर कमेटी की नियुक्ति हुई, ठीक है। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। यह 3 जो काम था वो हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। तो पहला काम है कि देशी रियासतों के संबंध में 1927 ईस्वी में हार्टोंग बटलर समिति का को नियुक्ति किया गया था, और साथ ही साइमन कमीशन जो भारत पहुंचा था वो भी इन्हीं के कार्यकाल में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। और 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था यह भी लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। और यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं लॉर्ड इरविन, तो गांधी इरविन समझौता लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का लॉर्ड लिलीथंगो। तो लॉर्ड लिलीथंगो का जो समय अवधि होता है वो होता है 1936 से 1944। और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि पहला प्रांतीय आम चुनाव 1936 से 37 ईस्वी में संपन्न हुआ, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांत में कांग्रेस ने सरकार बनाई और 6 प्रांत में पूर्ण बहुमत की थी, तथा 2 प्रांत में गठबंधन की सरकार बनाई थी। तो सबसे पहला प्रांतीय चुनाव भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, और 11 प्रांतों में से 8 प्रांत में कांग्रेस सरकार जो है चुनाव जीती, जिसमें 6 में इनको पूर्ण बहुमत था कांग्रेस को, और 2 में इन्होंने गठबंधन के साथ सरकार बनाई थी। साथ ही 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया, और गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्टेड डेटेड चेक कहा। तो क्रिप्स मिशन भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था, और क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति प्रारंभ हुआ, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और इसको अगस्त क्रांति के भी नाम से हम लोग जानते हैं। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि अगस्त क्रांति कब हुआ था, तो भारत छोड़ो मूवमेंट को ही अगस्त क्रांति कहा जाता है, और इसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल का जो समय अवधि है वो है 1944 से 1947 ईस्वी। शिक्षा सुधार हेतु सार्जेंट आयोग 1944 का घोषणा लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था, और वेवेल योजना 1945 में प्रस्तुत किया गया था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे। तो यहाँ से 2-3 चीज को जो है 3 पॉइंट दिया हुआ है, इस तीनों पॉइंट को हम लोग अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि शिक्षा सुधार
के लिए जो सार्जेंट आयोग बना था, इसका भी आयोग जो हुआ था ये लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था। वेवेल योजना 1945 भी प्रस्तुत इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और जो है 20 फरवरी 1947 को उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड क्लेमेंट एटली थे। इन्होंने घोषणा किया था कि भारत को 1948 में सत्ता सौंप दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनका समय अवधि रहता है 1947 से 1948 ईस्वी। तो लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस पॉइंट को समझिए कि लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे, साथ ही स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल बने। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा तय था। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ था, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सी राजगोपालाचारी, इनका समय अवधि था 1948 से 1950 ईस्वी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, वो प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे स्वतंत्र भारत के। यह कौन थे, तो भारतीय गवर्नर जनरल हुए थे। तो हम लोग आधुनिक भारत का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय, तो इसको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़े। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।